सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लास्ट क्लास में क्या किया था, एक बार जस्ट बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ बच्चों। मेटल के प्लेट पे अगर हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट किए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी का या सर्टेन वेवलेंथ से बिलो वेवलेंथ का, तो क्या देखा गया कि इस सर्किट में करंट हो गया। और वो कितना करंट था, सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे ये वोल्टेज लगाया है, इसको क्या बोलते हैं, एनोड या कैथोड? सही लिख रहा हूं रितु जी? इसको अगर हाई पोटेंशियल पे रखा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से पुल हो रहा है, जैसे जैसे हम ये पोटेंशियल बढ़ा रहे थे करंट बढ़ रहा था। बट फाइनली करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं कर रहा, एक सैचुरेशन लेवल को जा रहा था। और ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया कि अगर हम लोग कुछ भी पोटेंशियल नहीं लगाया, जीरो पोटेंशियल लगाया, तो इतना करंट है। पोटेंशियल बढ़ाया तो इंक्रीज किया रीच टू ए सैचुरेशन करंट। बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल पाया वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पहुंच रहे हैं, देन और पोटेंशियल अगर बढ़ाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट उतना ही रहेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इस प्लेट पे आ रहे हैं। लेकिन किसी ने क्या किया कि इसको इसके जगह पे पोटेंशियल उल्टा लगा दिया। दैट मीन्स उसको हम निगेटिव पोटेंशियल मिलेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को आने का। सो फाइनली अगर ये बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया कि इसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाए, वो भी फेल कर जाए, जस्ट फेल कर जाए, तो वो पोटेंशियल को बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इससे और ज्यादा लगाएंगे तो करंट नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोगों ने कहा कि अगर ये वी नॉट पोटेंशियल के अगेंस्ट गया है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स का ई वी नॉट, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कॉस्ट पे आया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे। सो ये के मैक्स कितना था, एच न्यू माइनस 5। So V naught is equal to h by mu minus phi by e। इसका भी ग्राफ हमने देख लिया था। We draw the graph between the stopping potential versus nu, stopping potential versus sorry h by e into nu। So graph will be something like this। इधर डॉटेड लाइन देते हैं। अच्छा, ये ग्राफ हमने यहां से क्यों स्टार्ट किया, why we have started from here, बिकॉज इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर हम इंसिडेंट कराएंगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा, कोई पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सो ग्राफ इधर एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। ये न्यू नॉट है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
और ये कितना होगा, h न्यू नॉट, इतना एनर्जी जस्ट ये सफिशिएंट हो निकालने के लिए। तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर। और ये जो स्लोप है tan थीटा, दैट विल बी h बाई ई, h बाई ई, और ये इंटरसेप्ट जो जाएगा फाइव बाई ई। अगर कोई कहे कि दूसरा मेटल लेते हैं, कोई और मेटल को लेकर के डिस्कस करें इसको, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू का ग्राफ ड्रॉ करें, फॉर अदर मेटल ग्राफ विल बी सेम लाइक दिस, पैरेलल होगा, ये अलग पॉइंट से पास करेगा बिकॉज वर्क फंक्शन उसका अलग होगा। अगर सपोज इसका वर्क फंक्शन में φ1 कहूं, इसका वर्क फंक्शन में φ2 कहूं, तो ये ग्राफ से तुम बताओगे, ये अगर θ1 कहूं, ये θ2 कहूं, तुम कहोगे सर θ1 इज इक्वल टू θ2, बट φ1 और φ2 में क्या रिलेशन होगा, तो शायद ये दिख रहा होगा। ये जो अभी मैंने बताया 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं समझ में आया तो बताना। Slope for all experiment, all metal will be same because H और E universal constant है। Y intercept will change, Y intercept नेगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उसके लिए जिसका वर्क फंक्शन बड़ा होगा। अच्छा सॉरी, इसको कैथोड, इसको एनोड बोलते हैं ना। ठीक है, ये सही लिखा है क्या, कैथोड इसी को कहते हैं ना। देखो ऐसे ग्राफ ये समझना, सब किए होंगे, बस दोबारा एक बार रिवीजन हो रहा है। आई वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, और ये स्मॉल I1 हो गया सैचुरेशन करंट, स्मॉल I2 हो गया सेकंड केस में सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेटल इज सेम, मेटल को सेम रखा है, सेम मेटल का एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट केस में एक्सपेरिमेंट का फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, सेकंड केस में एक्सपेरिमेंट का फ्रीक्वेंसी न्यू2 है, फर्स्ट केस में इंटेंसिटी I1, सेकंड केस में इंटेंसिटी I2। So what we will say that about these two according to this graph? बहुत ही क्लियरली कहोगे सर दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है दोनों केस में, दोनों ग्राफ के लिए, चूंकि मेटल सेम, सो फाई सेम, न्यू सेम हो जाएगा बिकॉज वी नॉट दोनों का सेम है, तो न्यू1 इक्वल टू न्यू2 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द
इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम, इंटेंसिटी का क्या रोल होगा? तो if there is more number of photons hits the plate, more electrons will come out, that means more saturation current will be there. So I2 में current saturation ज्यादा है, that means I2 second केस का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। सारे बच्चों के यहां तक क्लियर? निखिल बच्चों, एक और सवाल दिया है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल होता है, बट फिर भी ऐसे सवाल आएंगे तो तुम्हें टिक क्या करना है वो बताता हूं। -v1 -v2 दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दिस इज सेकंड ग्राफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ν1 एंड ν2 क्या रिलेशन होगा? ν1 is the frequency used in the first case, ν2 is the frequency used in the second case. तो सिंपली कहोगे कि सर सेकेंड केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, दैट मींस सेकेंड केस में फोटॉन्स ग्रेटर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी का होगा, सो ν2 विल बी मोर। लेकिन अगर लैम्डा के केस में पूछता, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो ज्यादा एनर्जेटिक होने के लिए वेवलेंथ कम होना चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ध्यान देना है, बच्चे कभी कभी सब कुछ सोच के सही करते हैं, बट लास्ट में वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले में गड़बड़ कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे जो दिखाया जाएगा ना, सैचुरेशन करंट सेम, तो ये बता रहा है कि दोनों केस में जो टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है दोनों केस में, दैट इज सेम। इसलिए जनरली बोल देता है कि इंटेंसिटी इज सेम। है ना, जेई मेन में पूछे तो बेहिचक यही लिखो, इंटेंसिटी इज सेम। लेकिन आईआईटी एडवांस में पूछेगा तो हो सकता है उसके ऑप्शन देखना, वो क्या पूछ रहा है उसको समझना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सैचुरेशन करंट का सिंपल सा मीनिंग मैंने बताया, फाइनली जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो सेम निकलेगा। इन एनसीईआरटी इंटेंसिटी का मतलब लिया है नंबर ऑफ photons striking per second, sorry, number of photons crossing per second through unit area। ठीक है, लेकिन जो एचसी वर्मा में या इन जनरल इंटेंसिटी का मीनिंग होता है, वो इंटेंसिटी का मीनिंग ये होता है कि कितना एनर्जी पर सेकंड क्रॉस कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये दोनों केस में कह रहा हूं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ फोटोन्स अगर क्रॉस कर रहा है, ये वाला डेफिनेशन से इंटेंसिटी सेम है, तो दूसरे डेफिनेशन से इंटेंसिटी अलग हो जाएगा, बिकॉज ν2 वाले फ्रीक्वेंसी वाले जो रेडिएशन होगा उसका ईच फोटोन्स का एनर्जी ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई? और एक और चीज, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज फाई इज इक्वल टू, ये थोड़ा डेप्थ में समझना, फाई इज इक्वल टू किसी का है सपोज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट्स, और एक केस में, फर्स्ट केस में जो फोटोन्स का एनर्जी लेते हैं, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन्स इंसिडेंट करा है,
और सपोज 100 फोटोन्स इंसिडेंट का है, नंबर में 100, क्या 100 का 100 फोटोन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा? ईच फोटोन्स निकालेगा एक इलेक्ट्रॉन्स? मैंने समझाया था ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं निकालने का, और स्पेशली इसका एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि 100 में से सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 100 फोटोन्स में से सिर्फ इफिशियंसी 5% का है, 5% फोटोन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, प्रैक्टिकली इफिशियंसी इससे भी कम होता है। सेकेंड केस लेता हूं कि फोटोन्स का एनर्जी लेट्स ले लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका भी अगर 100 फोटोन्स इंसिडेंट कराए, 100 फोटोन्स इंसिडेंट कराए, तो क्या अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेगा या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा? क्या चांसेस लग रहा है? वही मेटल प्लेट है, उतना ही लग रहा है। और हम लोग बात कर रहे थे कि अगर सेकेंड केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले फोटोन्स को अगर इंसिडेंट कराए 100 फोटोन्स को, तो क्या अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल पाएगा? कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट केस से। बच्चों आंसर है मोर देन 5। रीजन इज, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब किया एनर्जी फर्स्ट केस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और सपोज यहाँ पे कोलिजन्स किया, थोड़ा इधर डायरेक्टेड है, सीधे आउटवर्ड होता तो निकल जाता, बट सपोज इनर डायरेक्टेड है और वो अपना एनर्जी सपोज 50% एनर्जी अपना उस कोलिजन्स में सपोज लॉस कर दिया, और फिर उसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचा, क्या निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर वही ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिसीव किया होता सेकेंड केस में, और एक कोलिजन के बाद इधर डायरेक्शन हुआ होगा और उसका 50% एनर्जी भी लॉस कर दिया, स्टिल 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी बचा, मोर देन कैपेबल टू कम आउट, और ये बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर पूछा जाए जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा फोटोन्स का, उसका फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि अगर 100 फोटोन्स ही हमने इंसिडेंट कराया है तो क्या होगा? ये मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। क्या ये बात समझ में आई? और बच्चों मैंने अब यहाँ पे क्या बताया था सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, हो सकता है उलझ गए होगे। मैंने कहा ये ग्राफ दिया रहता है और कोई भी आंसर्स बुक में देखोगे तो सिंपल सा दिया रहता है कि दोनों का इंटेंसिटी क्या होता है? इक्वल होता है। और स्पेशली एनसीईआरटी में इंटेंसिटी का मतलब रहता है नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। और एनसीईआरटी में ये भी कहता है, बहुत सिंपल सा केस लिया है कि ईच फोटोन टेक आउट 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी एजम्पशंस लेता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है तो जितने फोटोन्स आए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकल रहा है सेम, दैट मींस फोटोन से स्ट्राइक कर रहा है सेम, इसलिए दोनों का इंटेंसिटी इक्वल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर मान लो कि एचसी वर्मा या नॉर्मल बुक में भी देखोगे, अदर देन अगर इसको इंटेंसिटी का ये डेफिनेशंस लिया, दूसरा वाला एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड, तो इसमें अगर इंटेंसिटी लेता है कि इंटेंसिटी सेम है, ले सकता है, इसका भी एक लॉजिक हो सकता है कि इंटेंसिटी इज सेम, सो सेकेंड केस में नंबर ऑफ फोटोन्स कम क्रॉस कर रहा है, फर्स्ट केस में ज्यादा कर रहा है, बट सेकेंड केस का
फोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, सेकेंड केस का फर्स्ट केस का कम है, तो इसमें नंबर जा रहा है सपोज 100, इसमें जा रहा है सपोज 80, बट ये ज्यादा कैपेबल है निकालने का, और रफली दोनों इक्वल इक्वल निकाल रहा है ना। तो मैंने दोनों लॉजिक से समझाया, इसका आंसर वही दिया रहता है। आईआईटी अगर पूछेगा, डेप्थ में पूछेगा, तो ऑप्शंस देखना क्या कर रहा है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। एक बहुत ही फेमस सवाल है कि इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment if frequency of incident radiation is increased, then maximum kinetic energy, doubled. Increase तो maximum kinetic energy will increase जो है, radiation is doubled, then maximum kinetic energy will, इसका ऑप्शन दे रहा हूं, becomes double, दूसरा more than double, C less than double, क्या होगा? सवाल में समझा देता हूं फिर से। कि अगर रेडिएशन सपोज न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का है या न्यू फ्रीक्वेंसी का है अभी, और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल रहा है सपोज के नॉट है, तो तुम कहोगे सर के नॉट जो होगा वो हो जाएगा एच न्यू माइनस जो भी फाइव है। अब इसी केस में इसी एक्सपेरिमेंट में सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट न्यू डैश जो कर दिया है 2 न्यू, सो काइनेटिक एनर्जी के डैश वो कितना होगा, वो के नॉट फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो क्या काइनेटिक एनर्जी इमिटेड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 के नॉट का इक्वल होगा कि ग्रेटर होगा कि लेसर होगा? बहुत ही फेमस सवाल है और तुम लोग सब लोग जानते होंगे। बच्चों इसका करेक्ट आंसर बी है। कैसे बी है वो बता रहा हूं, देखो एक तो मैं यहां से ही पहले लिख लेता हूं कि के डैश होगा कितना, तो सेकेंड केस में के डैश लिखूंगा, पहले मैथमेटिकली लिख लेता हूं, h इंटू 2 न्यू माइनस 5, है ना। तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, h न्यू माइनस 5, तो देखो ये -2 बट है तो 5, तो एक +5 जोड़ देते हैं, तो के डैश कितना हो गया 2 h न्यू माइनस 5, यही तो के नॉट था। सो मैथमेटिकली दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन डबल, ठीक है। और ये मैथमेटिकली बहुत ही इजीली प्रूफ कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है, सेंस भी डेवलप करो। बच्चों सोचो कि जो हमने एच न्यू एनर्जी दिया है इसको, ये सोचो कि इसका इनकम है और ये मेटल से बाहर निकलने में इसको 5 एनर्जी खर्च करना पड़ता है। सब तो इसको कुछ जो बचा हुआ जो काइनेटिक एनर्जी, ये सपोज इसका सेविंग है। मान लो किसी की सैलरी 1 लाख है
उसमें से उसने 40,000 रुपया खर्च कर दिया घर खर्च में, बचा कितना? 60,000। अब अगर इसकी सैलरी डबल हो गई, सैलरी डबल हो गई, तो क्या घर खर्च, एक्चुअली ऐसे सोचो नॉर्मली, क्या घर खर्च भी डबल हो जाएगा या कुछ दिन के लिए कम से कम वही रहेगा जो खाना पीना में खर्च होगा? तो खर्च तो वही है 5, तो इसकी सेविंग क्या डबल ही होगी या मोर देन डबल होगी? जस्ट ऐसे दिमाग में रखो, बड़ा इजीली समझ में आता है। अब बच्चों जो भी इसका सैलरी बढ़ा 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा, वो तो सारा का सारा सेविंग में चला गया, तो अब तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा? 1,60,000 सेविंग हो जाएगा, खर्च तो वो 40,000 ही कर रहा है। तो काइंड ऑफ थिंग कि इसका जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल। कहने का मतलब उसको निकलने में तो खर्च जो 5 था पहले केस में जितना कर रहा था, दूसरे केस में उतना ही कर रहा है। सो व्हाटएवर जो इंक्रीज हुआ है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। लिखो एक सवाल, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट in a photoelectric experiment, a stopping potential is V naught if wavelength is wavelength of incident radiation is lambda. Now wavelength is changed to lambda by 2, then stopping potential becomes 7 V naught by 3 then find work function. आई होप कि ये निकल गया होगा, बहुत ही सिंपल सा होगा। कैसे लिखेंगे बच्चों? ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू कितना आया था? एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा के टर्म में दे दिया है -5। सेकेंड केस में क्या कहा? ई इंटू 7 वी नॉट बाई 3 दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा बाई 2 -5। तो बच्चों 5 निकालना है तो क्या करूं? यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू 2, तो ये चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 इक्वल टू ई इंटू 7 वी नॉट बाई 3 माइनस 2 ई वी नॉट। सही लिख रहा हूं क्या? ई वी नॉट बाई 3 दैट इज इक्वल टू 5। किसी का आंसर आया ये? अब इसी में अगर मैं सवाल पूछ दूं बी पार्ट, इफ
wavelength of incident radiation is lambda by 3, then what will be stopping potential? इसका क्या आंसर होगा? ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, पिछला जो हमने दिया। या किसी को दिक्कत है तो बताना। आंसर आ रहा है 11 V0/3। श्रीतोष ने बताया और ऋतुजीत ने बताया, मुझे पता है सही बताया होगा। सो देयर इज अ कॉमन डाउट, बहुत सारे बच्चे आके करते हैं और मुझे लगता है इस क्लास में भी आधे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आया होगा। सवाल नंबर 20 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ मोनोक्रोमेटिक बीम becomes zero. Electric field associated with monochromatic beam becomes 0 1.2 into 10 to the power 15 times per second. What is energy of photon of this radiation? एनर्जी निकालना है। एनर्जी होता है h न्यू। क्या न्यू का इंफॉर्मेशन दिया है इसमें? तनिष तिवारी, कैसे करें? ये बच्चे कॉमन डाउट पूछते हैं। तनुषा, कुछ बता सकते हो कि हाउ टू फाइंड न्यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 इतना टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी क्या है मैं बता रहा हूं। इज इट 1.2 into 10 to the power 15 या 0.6 into 10 to the power 15 या 2.4 into 10 to the power 15? ए बी सी कौन सा ऑप्शन होगा? या कुछ भी नहीं चमका? अपूर्व बागुल ने आंसर बता दिया है, बहुत बढ़िया। मनस्वी ने बताया, मनस्वी गलत आंसर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार वेरी किया है? तो सुनना, एक कंप्लीट ऑसिलेशंस करता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बार 0 होता है। एक कंप्लीट ऑसिलेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बार 0 हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने बार 0 हुआ है तो कितना कंप्लीट ऑसिलेशंस किया है? इतना कंप्लीट ऑसिलेशंस किया। सो फ्रीक्वेंसी ये होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं तेजस? यस सर, सही है। सो फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा बच्चों। और h का वैल्यू मैंने बताया था किसी दिन, लास्ट क्लास में बताया था h का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसी को याद है? 4.136 into 10 to the power -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। और न्यू कितना है? 0.6 into 10 to the power 15 हर्ट्ज। ये सेकेंड हर्ट्ज चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। तो 4.136 into 0.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अगर वर्क फंक्शन मेटल प्लेट का दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थोड़ा कैलकुलेट कर लो। टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया वर्क फंक्शन। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली। क्या आंसर है क्या ये? यस। तो बच्चों एचसी वर्मा का ये सवाल तो कर लिया 20। अच्छा सवाल है। दिस इज कॉमन डाउट्स बच्चों में आके ये पूछते ही हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं 21। E is equal to E naught sin 1.57 into 10 to the power 7 per meter into x minus ct। अब ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन E is equal to E naught sin kx माइनस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। या साइन के को ले लो बाहर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स माइनस वी टी। ये भी फॉर्मूला होता है। ये वेव में पढ़े हुए ऐसे। के को कॉमन ले लो। ओमेगा क्या है? के इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी। तो ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू वी। तो यहाँ के इंटू वी पुट कर दो। के बाहर ले लिया। के कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो इससे और इसमें देख करके क्या बता सकते हो कि ये जो वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव, सो इस वेव का के कितना है 1.57 इंटू 10 टू द पावर 7। दैट मीन्स 2 पाई बाय लैम्डा कितना है 1.57। किसी को पता चल रहा होगा ये है क्या? दिस इज पाई बाय 2। तो मुझे लग रहा है कि इतना तो पता चल रहा होगा कि लैम्डा इज नथिंग बट 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर है। स्वयं प्रकाश ये क्लियर हुआ क्या? लैम्डा कैसे निकाला यहां से? यस सर, क्लियर। और अगर लैम्डा निकल गया तो इसका कितना एनर्जी होगा? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स? कितना होता है hc बाय लैम्डा। hc इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर।
डिवाइड बाय, इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 400 नैनोमीटर हो जाएगा। नैनोमीटर, -2 कर दिया, यहाँ पे 400 कर दिया, तो ये नैनोमीटर गया, और ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली आ गया। तो मुझे लगता है 21 सवाल सॉल्व हो गया है। Next, 22 is also a good sum. अच्छा, हमारा जो हमने कहा था 2 तारीख को यार टेस्ट रखने का, और वो गड़बड़ हो गई कि उस दिन कुछ तो वेबसाइट में दिक्कत था कि अपलोड नहीं हो रहा था क्वेश्चंस। क्योंकि सर मैथ वाले तो हो गए थे, मैथ वाला जो सवाल था जो उसमें ऑलरेडी है उसी में से सर ने बनाया था, और मैं अलग से डाल रहा था सवाल। मेरा फॉर्मेट तैयार था, पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार था, बट अपलोड नहीं हुआ, कुछ इसमें इंटरनल दिक्कत आ गई थी। लास्ट मोमेंट तक मैं करते रहा, नहीं हो पाया, और उस दिन उसके एम्प्लॉयज की भी सबकी छुट्टी थी, कॉल कर था, कोई पिक नहीं कर रहा था। चलो एच.सी. वर्मा का 22nd सवाल करते हैं। The electric field at a point associated with light is given. E is equal to E naught sine 3 into 10 to the power 15 per second into t देखो ये और बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। ये सारे बहुत अच्छे सवाल हैं। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहा है। कितने लोगों ने ये सवाल पहले कर लिया है? ऋतुजीत हो गया था तुमसे, तेजस, धनंजय, श्रीतोष, बहुत बढ़िया सवाल है यार। चलो इसको करो। सबके पास एच.सी. वर्मा है ना? एच.सी. वर्मा 22 सवाल तेजस ने कर लिया है। अगर नहीं है तो पढ़ पाओगे क्या 22? मैंने लिख ही दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैक्स निकालना है। अब धनंजय ने कहा डन। सबसे पहले तो ये बताना क्या
ये ओमेगा है कि ये ओमेगा लूं? यहाँ पे एक वेव आ रहा है, ये एक वेव है या दो वेव का इंटरफेरेंस? अगर दो वेव का इंटरफेरेंस है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्स का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, एक्स 0 ले लिया किसी पॉइंट पे, तो अगर मैं कहूं कि E इज इक्वल टू, दो वेव अगर आता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स को 0 ले लिया तो ओमेगा 1 टी, और दूसरा आ रहा है E2 इज इक्वल टू भी ई नॉट साइन ओमेगा 2 इंटू टी, उस पॉइंट को एक्स इक्वल टू 0 ले लिया और ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है, तो रिजल्टेंट इक्वेशंस क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 और ये आ जाएगा E नॉट अच्छा, ऐसे मतलब मैं इधर से ले जाने की जगह पे मैं इधर से अगर कर दूं तो ज्यादा, चूंकि साइन साइन है यहाँ पे, हो सकता है ये साइन साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइन में आएगा और एक कॉस में आएगा, तो एग्जैक्टली फेज डिफरेंस रहेगा सपोज। तो मैं इधर से ही लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 ई नॉट 2 साइन सी इंटू साइन डी, कितना होता है 2 साइन सी इंटू साइन डी? श्रितोष बताना। cos c minus d minus cos c plus d. cos c माइनस डी बाई 2, सॉरी डी बाई 2 नहीं ना, cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी। एग्जैक्टली इसको अगर करोगे तो E आ जाएगा E नॉट बाई 2 cos 6 प्लस 3, 6 माइनस 3, 3 into 10 to the power 15 minus cos 6 plus 3 into 10 to the power 15 into t। एक्चुअली ये और ये दो वेव मिल करके यहाँ पे आया है, तो मतलब यहाँ पे जो एक वेव आ रहा है, एक का फ्रीक्वेंसी ये है 6 माइनस 3 और एक का फ्रीक्वेंसी है 6 प्लस 3, तो हमारे लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी काम का है? 9 इंटू 10 टू पावर 15। ये बात समझ में आई क्या? और ये बच्चों ओमेगा है, दिस इज ओमेगा। सो न्यू हो जाएगा 9 बाई 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। सो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो हमारे काम का है, दैट इज h इंटू न्यू, h इंटू 9 बाई पाई 2 पाई into 10 to the power 15
h का वैल्यू पुट कर दो 4.136 इंटू 9/2 पाई, कोई कैलकुलेट करो, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बच्चों, हमें आज ना मैं सोच कर रखा हूँ कि एक सिलेबस खत्म करना, सवाल बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट एच सी वर्मा के 2-3 सवाल बहुत अच्छे ले लिए हैं। थोड़ा सा अब हम थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। कंप्लीट कर दूंगा आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे बोलते तो है बच्चों की डी ब्रॉगली सब लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय। फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इनके बैकग्राउंड जो है वो एग्जैक्टली इसके फैमिली में सारे बिजनेसमैन ये सब थे। इन्होंने पहला ऐसा अपने फैमिली में थे जो साइंस से रिलेटेड है पढ़ने हैं। तो ये जिस समय ये चल रहा था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, कि वेव है पार्टिकल नेचर, ईएम वेव्स, और वेव नेचर तो है। उसी समय इन्हें पीएचडी करना था और पीएचडी के लिए एक थीसिस जमा करना होता है, मतलब कुछ आप नया करके दो, नया चीज, तभी पीएचडी मिलता था। इंडिया जैसा नहीं किसी का कॉपी कर लिया और बस डाल दिया, कागज में ही सब कुछ होता था। तो उस समय इन्होंने, इनके दिमाग में ये स्ट्राइक किया, सब लोगों ने, साइंस ने ये मान लिया वेव है डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। इनके मन में आया कि चूंकि चीजें जो है वो क्या कहें इसको, नेचर प्रिफर्स सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री है। तो अगर वेव के पास दोनों नेचर है तो पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर होगा। किसने कहा? इन्होंने प्रपोज किया। डी ब्रॉगली प्रपोज दैट on the basis of symmetry of nature, particles should have dual nature. That means particle के पास भी wave nature होगा। अब इनसे पूछा गया, ठीक है यार तुम्हारी बात मान लेते हैं, अगर वेव तूने माना तो वेवलेंथ क्या होगा उसका, वेवलेंथ क्या होगा उसका? तुमने कहा बहुत ही सिंपल सा यार, अगर बताओ पार्टिकल वेव है तो वेव का मोमेंटम तुमने क्या लिखा? तो कहोगे h बाई लैम्डा, अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो। तुमने कहा कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम p है तो वेवलेंथ हो जाएगा h बाई p। ये फोटॉन्स के लिए लिखते हैं। और उन्होंने कहा कि पार्टिकल है, मोमेंटम p है, तो उसका वेवलेंथ ये हो जाएगा। ये मिला, उन्होंने ये बोल दिया और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तुम लोग हंस रहे होगे सर, यहां से यहां तो मुझे भी लिखने आता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? एग्जैक्टली कहानी यही है। उन्होंने कहा कि if particle has momentum p, then it will be have like a wave, or wavelength will be given by h by p. इसी को बोलते हैं बच्चों, चूंकि इन्होंने प्रपोज किया इसलिए इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये हम बात कर रहे हैं पार्टिकल के लिए कि पार्टिकल का वेवलेंथ ऐसे निकलेगा, पार्टिकल इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए वेव, तो इसको बोलते हैं बच्चों मैटर वेव।
हेडिंग डाल सकते हो, मैटर मीन्स मटेरियल। मनस्वी, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। और ना तुम्हें बुकलेट से किसी में ना इसी पे बहुत सारे सवाल मिलते हैं यार, मतलब इसमें और कोई दम है नहीं, इतना ही डी ब्रॉगली बेवल निकालना है। कोई बुक में भर भर के सवाल होते हैं। सवाल ऐसे होता है, h/p निकालना है, इसको मिटा दो। अगर मान लो इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर लिखे तो मोमेंटम को क्या लिखते हैं, 2mk भी लिखते हैं, क्योंकि p²/2m जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा है, p इज √2mk। अगर कोई चार्ज है, इसको v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस किया है, K = Q × V हो जाएगा। सो लैम्डा इस केस में h/√, पार्टिकल का मास सपोज m है, चार्ज q है, 2m × q × v। तुम्हारे बुकलेट में भी बहुत सारे सवाल होंगे, कोई भी बुक सॉल्व करोगे इस पर बहुत सारे सवाल रहते हैं, बट सब आसान होता है। इसमें एक छोटा सा सवाल लेके आगे बढ़ते हैं कि एन अल्फा पार्टिकल, यही सवाल ऐसा ही आता है, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन एक्सलेटेड बाय सेम potential difference, then find ratio of their de Broglie wavelength. That means lambda alpha upon lambda p निकालना है। तुम कहोगे सर ये तो क्या होगा, 1/√2mk के बराबर होगा, ये हो जाएगा 2 मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू q of the proton into v upon 2 mass of the alpha into q of the alpha into v। चूंकि v सेम दिया तो ये v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मास ऑफ द अल्फा कितना हो जाएगा, 4 times of mass of the proton, q of the proton is nothing but electrons का चार्ज, q of the alpha is 2 electrons, सबको पता है। So answer is 1/2√2। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो ये सवाल आ जाए मेंस में और नहीं करके आए? ऐसे भी कर सकता है, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन दोनों को सेम वेलोसिटी से थ्रो कर दिया तो क्या होगा, या कहेगा दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम देगा, या सेम पोटेंशियल से एक्सलेट करेगा, या सेम वेलोसिटी देके एक्सलेट थ्रो करेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो ऐसे सवाल तुम लोग कर लोगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है
एक न्यूक्लियस है और वो अल्फा पार्टिकल इमिट किया, अल्फा डिके हुआ, थोड़ा सा पता है तुम्हें। तो एक न्यूक्लियस एट रेस्ट, एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया और एक डॉटर न्यूक्लियाई ये बना, तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा अल्फा और इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी। डॉटर न्यूक्लियाई का मास सर्टेनली ज्यादा होगा, तो लैम्डा डी अपॉन लैम्डा अल्फा क्या होगा? मान लो कि न्यूक्लियस का यूरेनियम न्यूक्लियस है सपोज, और इसका था कितना था यूरेनियम का, लेट्स 236, इसका एटॉमिक मास नंबर है, तो क्या रेशियो होगा? ये बड़ा फेमस सवाल है और ऋतुजीत ने आंसर बता दिया। संकेत पवार क्या बता पाओगे? शाहिद शालिम, धनंजय ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया। और आज जितने क्लास कर रहे हो शायद हो सकता है यही एग्जाम में आ जाए, मेंस में, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, चूंकि इसका इनिशियली रेस्ट में है तो जितना मोमेंटम p ये इधर गेन करेगा उतना ही मोमेंटम p इधर गेन करेगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? h/p होता है, मोमेंटम सेम इसलिए लैम्डा सेम, सो द रेशियो इज 1। बहुत ही फेमस सवाल। और एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया है, an electron is accelerated from rest by a potential V, then find its de Broglie wavelength। तो कहोगे सर ये तो सिंपल सा है, आपने बताई h/p, p कितना हो जाएगा? √2 me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स q into v। लेकिन ये सब पता है, अब h का वैल्यू पुट करो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पुट करो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पुट करो, ये रूट में है, ये कैलकुलेट करने में तुम्हें 10 मिनट लग जाएंगे, और फिर भी 10 मिनट नहीं, 2 मिनट 3 मिनट चले जाएंगे, सब कुछ पता है फिर भी। तो क्या करता हूं मैं, इसका ना एक रेडीमेड फॉर्मूला लेता हूं, 1.227 अपॉन √v, ये वोल्ट में पुट करना, इतना नैनोमीटर। ये बच्चों अगर किसी ने याद कर लिया है ठीक है, जिसने याद नहीं किया वो याद कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। अब आ रहे हैं 5 मिनट पढ़ना, कभी क्लास 4 को मत जाना, 9:45 से क्लास होता है नेक्स्ट। 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, 5 से 10 मिनट। बच्चों डी ब्रॉय ने प्रपोजल दिया था कि पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है, लेकिन उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। लेकिन कहोगे फिर भी उनको नोबेल प्राइज मिला, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ और भी लॉजिक्स दिए, कुछ और भी चीजों को बताया। स्पेशली जब बोर्स मॉडल आया था, तो बोर्स मॉडल में भी बताऊंगा कि बोर्स ने क्या कहा था, बहुत ही आर्बिट्री चीज बोला था। तो बोर्स के हाइपोथेसिस को भी इन्होंने डी ब्रॉगली अपने हाइपोथेसिस से प्रूफ करने की कोशिश किए थे, बताया था। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो बाद में आया, और वो आया
डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये याद कर लो बच्चों, लिख लेना। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जेईई मेन में पूछता है। This is experimental proof of de Broglie hypothesis। लिखो यहां तक। सो इसमें तो सवाल ये भी यही पूछ देता है कि ये क्या प्रूफ करता है। de Broglie hypothesis को या कहेंगे कि दिस प्रूव्स वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, या और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर है। तो ये था क्या एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट किया पोटेंशियल डिफरेंस से, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया और इस पे इंसिडेंट कराया, और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड हुआ, एंड एक डिटेक्टर लिए जिसको यहां से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के इंटेंसिटी को डिटेक्ट किया। एक पर्टिकुलर एंगल पे उन्होंने मैक्सिमा देखा, और वो एंगल था, इसको कंफर्म करना, 50 डिग्री, और जो पोटेंशियल से एक्सलेट किया था उन्होंने 54 वोल्ट। एक्चुअली अलग अलग पोटेंशियल से ये किया था, तो उन्होंने 54 वोल्ट से जब एक्सलेट कराया तो देखा कि 50 डिग्री पे एक मैक्सिमा आ रहा है। तो ये मैक्सिमा क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन कौन सा शो करता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन करके कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, एक्सरे पढ़ाऊंगा तो डिफ्रैक्शन तो तुम्हें पता ही है। तो डिफ्रैक्शन कौन शो करता है? वेव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी कहीं पे मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है, इसका मतलब ये वेव नेचर शो कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन्स का कितना वेवलेंथ ले कि यहां पे मैक्सिमा हो, उससे जो वेवलेंथ आया, और जो हाइपोथेसिस डी ब्रॉग्lie ने प्लेस किया, दैट मींस उनके अकॉर्डिंगली जो 1.227 अपॉन रूट वी जो आया, इससे जो वेवलेंथ आया और डिफ्रैक्शन से थ्योरी से जो आया, दोनों मैच किया। मतलब इलेक्ट्रॉन सोर्स पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर है ना। और इसका जो वेवलेंथ होता है बच्चों बहुत कम होता है। तो उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस पार्टिकल हैज वेव नेचर। बाद में दूसरे पार्टिकल का भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वेव नेचर है। एक और चीज बता देता हूं, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हम रिजॉल्विंग पावर पढ़ा रहे थे तो तुम्हें ध्यान में होगा, रिजॉल्विंग पावर जब पढ़ा रहे थे तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा था अगर लैम्डा कम था। ठीक है ना। तो अगर हम इससे लेते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर के कॉन्सेप्ट को यूज करता है, और ये माइक्रोस्कोप है, बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकता है, हाई रिजॉल्विंग पावर का होता है। तो ये SEM किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? द पार्टिकल हैज
वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन्स हैज वेव नेचर। दूसरा चीज यहाँ पे देखो हमने लिखा है, ये मटेरियल क्या लिखा है, बेक्ड निकेल के साथ उन्होंने किया था। बेक करने से क्या होगा, ये क्रिस्टलाइन बन जाएगा, अरेंज हो जाएगा इसके एटम्स, है ना। तो ये डिफ्रैक्शन शो करेगा, अरेंज है, रेगुलर पैटर्न में है। तो बेक निकल पे किया गया था, 54 वोल्ट से किया गया था, 50 डिग्री पे मैक्सिमम आया, ये डेप्थ में नॉलेज हो गया। और जो मैक्सिमम चांस है पूछने का कि ये क्या शो करता है, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि पार्टिकल के पास वेव नेचर है, दैट्स इट।